नाउ लिसन, प्रोविजन हमने कवर किया था, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं इसका। सिद्धार्थ कन्वर्ट्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड पर convert his plot of land purchased in the year 2001-2002 जिस साल इंडेक्स शुरू हुआ था for rupees 40,000 into stock in trade on 1st April 2020। ठीक, यानी अप्रैल 20 क्या हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द 1st April 2020 इज 4,50,000। अच्छा, जिसने कन्वर्ट किया उसकी वैल्यू दे रखा है आपको। देखिए परचेज प्राइस थी उसकी सिर्फ 40,000 रुपए थी। द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड फॉर रुपीज 4,90,000 इन मई 2020 फाइनेंशियल में सेल कर दिया गया है। फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम इफ एनी एंड इफ सो अंडर विच ऑफ हेड इनकम। ठीक है, द कॉस्ट इंक्रीज इंडेक्स दिया हुआ है 12 का 100 और 21 का दे रखा है 301। ये तो आपको बताइए। तो एक बात दिमाग में आपको आ रही होगी, सर ये लैंड कैसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है ना। So it can be because you know the business of a plotter, जो प्लॉटर होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, जो प्लॉटर प्लॉटिंग करता है, तो लंबी साइज से बहुत सारी जमीन खरीद ले लिया उन्होंने और उसको फिर प्लॉट काटता है, उसका बनाता है और एक एक प्लॉट उसको सेल करता है, उसका ये बिजनेस है। तो पहले की जमीन पड़ी थी उनके पास, उसको जो एसेट्स था, लेकिन ये बिजनेस पर्पज के लिए उसको ले लिए, उसकी प्लॉटिंग किया, प्लॉटिंग करके एक एक प्लॉट सेल करने लगे जस्ट लाइक ए स्टॉक। उसके लिए भाई प्लॉटर के लिए तो स्टॉक होगी, स्टॉक माना जाएगा, इसलिए कहा गया कि कैपिटल एसेट्स होते हुए भी प्लॉटर के लिए स्टॉक माना गया। जैसे ये फर्नीचर जो सेल करता है, सेलर ऑफ द फर्नीचर, उसके लिए तो क्या है, वो गुड्स है, स्टॉक है, जबकि हम खरीदते हैं हमारे लिए वो एसेट्स है। इसी प्रकार से लैंड हमारे एसेट्स है, बट he has converted into a stock in trade for the selling purpose. So it means you know very well when he is converting this plot in the year which he is converting from purchase year to that year of the conversion, it will be treated as a capital gain income, and then whatever they are selling that will be in the transfer in the business income, double income, and both income will be taxable at a time of सेल। आइए चेक करें ये बात हम लोगों ने। तो पहले हमने देखा, हमने अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस कि जिस वैल्यू पर उस दिन आपने ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू 4,50,000 रुपए थी और 490 में आपने सेल किया है, then 40,000 it will become the income from business. And what about the capital gain? Then capital gain income will be there 4,50,000 conversion value, and you have to deduct the cost of indexation, index cost of acquisitions. This means 40,000 divided by the purchase year index into current year index. Then you will find the index cost of this plot, and it will be 3,29,600. Now it will become the taxable income. Total income 40,000 income from business and 3,29,600 income from capital gain. Now that will be 3,69,600. क्या आप सुन पाए, समझ पाए मेरी बात? क्या हम बताया हमने आपको, बताइए। जब भी कुछ टाइम पहले आवाज नहीं आ रही थी सर। क्या कुछ टाइम पहले आवाज ही नहीं आ रही थी सर आपकी। नहीं, जितना हमने बताया है उतना। ये तो कैपिटल गेन का जो निकाला, ये समझ में आई कि नहीं आई? हाँ उसके बाद सर, चुप हुए, क्वेश्चन रीड करने के बाद हम चुप हुए हैं। आपको समय देने के लिए आप पूछिएगा, आप हाँ, तब से वेट कर रहे थे। हाँ सर आया। बोलिए भूमिका जी, हर्ष
सबको क्लियर है? प्रोविजन भी क्लियर था, ये वाला सिस्टम पता था आपको कि जिस दिन आप कन्वर्ट करेंगे तो परचेज डेट से कन्वर्जन डेट तक की जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, और उस दिन से जब आप सेल करेंगे उसके बाद तो वहां से जो डिफरेंस आएगा उसको आप बिजनेस इनकम मानेंगे और बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा। और जो बिजनेस वाला इनकम होगा उसमें टैक्स तो मिलता नहीं है, डिफरेंस जो आपका है प्रॉफिट हो गया आपका। और जो कैपिटल गेन वाला पार्ट था पोर्शन, उसमें आपको इंडेक्स मिलेगा, तो हमने इंडेक्स दिया और आपको अच्छे से बताया कि परचेज ईयर के इंडेक्स डिवाइड करते हैं और सेलिंग ईयर के इंडेक्स से इंटू कर देते हैं करंट ईयर के। तो आपका आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों लेस किया तो कॉस्ट वैल्यू आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ चुकी है, और बिजनेस इनकम दोनों मिला दिया जाए तो टोटल टैक्सेबल इनकम हुई आपकी वो 3,69,600 की हुई। किसी को मैंने कोई क्वेरी आ रही है तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़े। If any query is there, then ask. नो सर। आ रहा है समझ में सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं हम लोग। 12 क्या कहता है? राम परचेज द कैपिटल एसेट्स ऑन September 10, 2018 for ₹3 lakh. He converted his capital assets into stock in trade as on August 8, 2020. On August 2020, the fair market value of the assets was ₹4,50,000. He sold his stock on Jan 5, 2001 for ₹5,50,000. Calculate total taxable income. Okay. यहाँ भी बात कर दिया आपसे कि आपको 10 सितंबर 2018 को 3 लाख का परचेज किया था, ठीक है ना, एंड उसमें इन्होंने क्या कन्वर्ट किया है शॉर्ट टर्म में, अगस्त 2020 में कन्वर्ट कर दिया है, और अगस्त 2020 की फेयर मार्केट वैल्यू थी 4,50,000 रुपए। 3 लाख से 4,50,000 जो वैल्यू जा रही है ये तो आपकी कैपिटल गेन में जाएगा, और उसके बाद इन्होंने 5,50,000 बेच दिया तो जो डिफरेंस होगा 1 लाख रुपए का वो बिजनेस इनकम जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आप जिस वैल्यू को आपने कन्वर्ट कर रखा था उस वैल्यू से लेके जब से आपने स्टॉक बना दिया उस वैल्यू से लेके अब सेल की वैल्यू जो आएगी 1 लाख की आपकी बिजनेस प्रॉफिट हो गई है। अच्छा, उसके बाद जो आपने कैपिटल गेन के बारे में बात करें तो 4,50,000 वैल्यू आपने कन्वर्ट किया था और 3 लाख आपने परचेज किया था, उस 3 लाख को लेस कर दिया गया तो आपका शॉर्ट टर्म गेन आ गया। अब सर इसमें इंडेक्स क्यों नहीं दिया गया? इसके पहले आप इंडेक्स दिए थे या इंडेक्स क्यों नहीं दिया गया? भाई देखो पीरियड चेक करो, जानते हो ना कैपिटल क्या है? नॉमिनी कहा गया था 3 साल से कम है तो क्या माना जाएगा? उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो 18 में खरीद के 20 में बेच दिए हैं आप, शॉर्ट टर्म हुआ आपका ना, 3 साल से ऊपर हुआ नहीं, शॉर्ट टर्म माना गया। तो आप इसलिए शॉर्ट टर्म वाले में इंडेक्स कॉस्ट नहीं मिलता है बेनिफिट इन्फ्लेशन का, तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं मिला आपको, डायरेक्टली कॉस्ट को आपने लेस किया है तो जो भी आया आपका ये शॉर्ट टर्म इनकम आ गई। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम ये आ गई, 1 लाख रुपए बिजनेस इनकम थी, पूरा मिला दिया तो 2,50,000 लॉन्ग टर्म तो पूरा एज ए बिजनेस की टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई आप लोगों की। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बात? यस सर। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड विद अ डिपॉजिटरी। अब समझो ये क्या होता है, इसको आपको समझना होगा, इसको आपको समझना होगा। ये समझिएंगे आप, कैसे समझेंगे इसको आप देखिए। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी प्रोविजन समझिए पहले कि हम लोग कोई भी शेयर सिक्योरिटी जब परचेज करते हैं तो किसी भी कंपनी से डायरेक्ट खुद से तो परचेज करते नहीं है, हम लोग उसके लिए क्या होता है डीमैट अकाउंट बनाते हैं। जो भी परचेजिंग होगी आपकी वो थ्रू डीमैट होगी ना। तो किसी भी जो ब्रोकर्स होते हैं उनके यहाँ हम लोग जो कि सेबी से परमिटेड होते हैं ना, लाइसेंस लिए होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उन्हें ऑथराइज करता है ब्रोकर को। उन ब्रोकर के यहाँ अपना अकाउंट हम खुलवाते हैं डीमैट अकाउंट, और उसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं या आप शेयर परचेज सेल करते हैं। ठीक, तो जो हम पेमेंट करते हैं ना तो हमारे बिहाफ पर ब्रोकर हमारे लिए ट्रेडिंग करता है, हमारे लिए परचेज करता है। पहले कौन सा समझ लो, हमारे बिहाफ पर ब्रोकर क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, परचेज सेल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज हमें रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज करना हो तो डायरेक्ट हम रिलायंस कंपनी में जाकर उसका शेयर परचेज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। रिलायंस शेयर कंपनी चले जाएं, अगर हमको शेयर परचेज करना है रिलायंस वाले हमको शेयर दो ना, हम शेयर परचेज कर ही नहीं सकते, विंडो क्लोज है वहां से।
हमें रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज करना होगा तो हमें शेयर मार्केट में आना होगा और हमें डीमैट अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ब्रोकर के पास। सेबी ऑथराइज्ड ब्रोकर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि शेयर खान है, इंडिया बुल्स है, कार्वी है, दे आर जो बिग प्लेयर्स अब शेयर मार्केट जो लोग क्या है सब ब्रोकर, बड़े ब्रोकर्स हैं। तो हम क्या अकाउंट खोलेंगे, पहले डीमैट अकाउंट खुलेगा हमारा और ये लोग हमसे हमारे बिहाफ पर कंपनी का शेयर परचेज सेल करेंगे, ठीक है ना, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज की निगरानी में। तो इसके लिए जब मान लो 1 लाख हमने शेयर खरीदा है तो जो 1 लाख रुपए का हमको पेमेंट करना होगा, चेक देना होगा कि 1 लाख रुपए का पेमेंट हम अपने ब्रोकर को करेंगे। हम जो चेक काटेंगे, मान लो हमारा अकाउंट खुला है शेयर खान में, ठीक है, इट्स अ ब्रोकर, तो हम जो चेक काटेंगे 1 लाख रुपए का, वो शेयर खान में हम चेक काटेंगे, पैसा हमारा शेयर खान में जमा होगा और फिर हम शेयर खान से कहेंगे सर हमारे लिए रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। तो हमारे बिहाफ पर वो ब्रोकर जो है परचेज करेगा और जितने रुपए का परचेज करेगा उतना पैसा जो 1 लाख आपने दिया उसमें से डिडक्ट कर लेगा। फिर हम कहेंगे मान लीजिए इसको सेल कर दीजिए, मान लो दाम बढ़ गया 1 लाख से 1,20,000 रुपया, हमने कहा इसको सेल कर दीजिए। ब्रोकर हमारे बिहाफ पर शेयर मार्केट में इसको सेल कर देगा, 1,20,000 रुपया आएगा। तो ब्रोकर अब क्या करेगा, 1,20,000 रुपया हम कहेंगे कि सर मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो अपने ब्रोकर अपने अकाउंट में से मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यानी सारा काम जो बीच का जो रोल प्ले हो रहा है कौन कर रहा है, ब्रोकर कर रहा है। परचेज का भी काम ब्रोकर कर रहा है, सेल का भी काम ब्रोकर कर रहा है, पेमेंट भी हम ब्रोकर कर रहे हैं, पेमेंट भी ब्रोकर से हम ले रहे हैं। उसके बदले में ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज करता है, परचेज का भी ब्रोकरेज लेगा और सेल करते वक्त भी ब्रोकरेज लेगा, और डीमैट अकाउंट जो ओपन किया है एनएसडीएल थ्रू, वो भी उसका भी चार्ज करूंगा। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि मान लीजिए कि हमने 1 लाख का शेयर खरीदा और बाद में 1,20,000 का बेच दिया, तो हमने कहाँ किया, हमारे बिहाफ पर कौन परचेज किया, ब्रोकर परचेज किया हम कहे तो, और हम हमारे कहने पर ब्रोकर ने सेल कर दिया, 20,000 प्रॉफिट होगी। तो ये 20,000 प्रॉफिट क्या ब्रोकर की प्रॉफिट है या हमारी प्रॉफिट है, क्योंकि परचेज ब्रोकर किया, सेल भी ब्रोकर किया ना, क्योंकि जो 20,000 प्रॉफिट हुई है इसमें, तो 20,000 प्रॉफिट हमारी है या ब्रोकर की है, कौन बताएगा, बोलिए। हमारी। कौन बोला, यस सर। बिल्कुल, जो प्रॉफिट है हमारी है, वो तो हमारे बिहाफ पर काम कर रहा है, परचेज भी वही किया, सेल भी वही किया, ट्रांसफर वही कर रहा है, बट वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है, हमारे बिहाफ पर कर रहा है, हमारे ऑर्डर देने पर कर रहा है। जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो हमारा होगा, ठीक है। तो उसकी जो टैक्सेबिलिटी बनेगी ना, वो ब्रोकर नहीं बनेगी, वो हमारी बनेगी। ट्रांजेक्शन उसने किया है, हमारे बिहाफ पर किया है, तो लेकिन टैक्सेबिलिटी हमारे हैंड बनेगी। यही बात ये समझाना चाह रहा है प्रोविजन में। अब आओ प्रोविजन पर समझते हैं क्या कह रहा है। Where any person had at any time during the previous year any beneficial interest in securities, then any profit or gain arising from the transfer of made by the depository or participant of such beneficial interest in the respect of the security shall be chargeable to tax in the as the income the over the owner of the previous year in which the transfer took place, and not of the depository who is deemed to be the registered owner of the security। बात समझ में आई। ये जो लाइन लिखा हुआ है सब लॉ की लैंग्वेज है, बहुत खतरनाक लैंग्वेज है, एक बार जल्दी समझ में नहीं आ पाती कि लिखा क्या है, ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या, मीनिंग नहीं समझ में आ पाती है। इसलिए हमको पहले अपने स्तर पे आपको कवर करना, समझाना पड़ता है, ताकि हम बताएं तभी आप समझ पाए। क्योंकि शेयर मार्केट में प्रैक्टिकली हम भी वर्क करते हैं, हम परचेज भी करते हैं, तुमको पता है, इसलिए हमने आपको बताया जो डिपॉजिट लिखा हुआ है ना, मतलब ब्रोकर के यहाँ जो हमने अकाउंट खोलते हैं वो हमारे बिहाफ पर परचेज सेल कर रहा है, ठीक है। जो इनकम होगी वो हमारे हैंड टैक्सेबिलिटी होगी, न कि डिपॉजिटरी जिसको हमने डीम कर लिया है, जो हमारे बिहाफ पर रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटीज का ऑनर भी कराया हमने, उसको पावर दिया हमने, हमारे बिहाफ पर परचेज सेल कर रहा है, वो परचेज सेल कर रहा है, जो भी उसका कमीशन बनेगा वो कमीशन मिलेगा हमसे, जो इनकम होगी या लॉस होगा वो हमारे हैंड में टैक्सेबिलिटी होगी, न कि डिपॉजिटरी के हैंड में होगी। अब बात समझ में आई थिंक आपको आ गई होगी। ये जो 4-5 लाइन लिखा हुआ है लॉ की लैंग्वेज, ये तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या जो हमने प्रैक्टिकली बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय डिपॉजिटरी, या समझ में आई 45(2) है या नहीं समझ में आई, अभी बोलिए, ये बात फिर बताएं, एग्जांपल है, बोलो। आ गया सर। सब लोग बोलिए, एक ही लोग बोलने से क्या होगा। यस सर। बोलो भाई। यस। क्लियर है सबको? बढ़ा क्या हो गया? पंकज, भूमिका, इशिका, शुभी, हर्ष, समीर, सब लोग बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे हैं सब लोग? इशिका, भूमिका, समझ गया सर।
बात समझ में आ गई आप लोगों की? अगर मेरे जाहिर सी बात है कि मेरे भी हाथ पर कोई भी परचेज सेल करेगा तो करने दो, लेकिन प्रॉफिट लॉस जो भी होगा मेरा होगा, और जो परचेज सेल कर रहा है वो मेरे यहाँ पर कर रहा है, कमीशन लेगा वो हम उसको कमीशन देंगे, और प्रॉफिट लॉस दोनों मेरा होगा। वही बात इसमें खतरनाक लाइन लिखा हुआ था, जो समझ में ना आए, जिसको पता ना हो प्रैक्टिकली वो समझ नहीं पाएगा क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। और अब तो क्लियर हो गया, आप जो क्वेश्चन लगाएंगे जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। अब अगली पॉइंट आ रही है, ट्रांसफर ऑफ कैपेसिटी टू अ फर्म एओपी और बीओआई। यू नो वेरी वेल, फर्म के बारे में हमने बताया था आपको क्या होता है, एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, ये भी हमने आपको अच्छे से बता रखा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और सब में कौन कौन क्या कैसे होता है, ये सब हमने आपको डायग्राम बनवा चुका है, सब बनाया आपने। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। मैंने आपको याद होगा ना, तब डायग्राम बनवाया था मैंने आपको जब। यस सर। वही देखें, we are a partner of a member of association of person or body of individuals transfer any assets by way of capital contribution or otherwise to the firm association. The gain arising to partner members shall be chargeable to tax as income of the previous year in which such transfer take place. The amount of recorded in the books of the firm association as the value of the assets shall be the deemed to be the full value of the consideration of received the or accrued. फिर यही आपकी लैंग्वेज आ गई। इस तरह की लैंग्वेज लिखे रहते हैं कि बच्चों को बिल्कुल ना समझ में आए ये क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा लाइन पढ़ जाओ तो भी नहीं समझ में आता। खैर कोई बात नहीं, हम बताते हैं आइए आपको। इनका मतलब ये है कि देखो, कोई पार्टनर ने लिखा ना, वेयर अ पार्टनर मेंबर ऑफ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रांसफर एनी एसेट बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अदरवाइज फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया कि ए और बी सी 3 पार्टनर हैं, उन्होंने फर्म बनाया है। फर्म में क्या किया, ए ने, ए के पास कोई बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग ए ने क्या किया, फर्म को दे दिया, एज ए कैपिटल दिया या अदरवाइज दिया, किसी तरीके से भी फर्म को सेल कर दिया या एज ए कैपिटल ही दे दिया फर्म में। तो फर्म के नाम पर बिल्डिंग ट्रांसफर हो गई, फर्म के हाथ में आ गई ना। अब मान लो एज ए कैपिटल ही दे दिया उसने, तो पैसा मिला नहीं, 2 पार्टनर पैसा लगाए और तीसरा पार्टनर के पास बिल्डिंग था, उसने अपना फर्म में बिल्डिंग दे दिया, भाई मेरा पैसा नहीं है तो मेरा बिल्डिंग ले लो, उस पर तुम बिजनेस करो, तुम पार्टनर बन गया। अब वो जो पार्टनर बिल्डिंग दिया है, माना जाएगा बिल्डिंग उसने ट्रांसफर किया है, और ट्रांसफर मतलब सेल किया है, और सेल मतलब की इनकम होगी, इनकम मतलब की टैक्सेबिलिटी होगी, मतलब कैपिटल गेन लगेगा उसके ऊपर। देखो बात यहाँ तक किसकी आ गई। अब किस अमाउंट लगेगा, तो बताया गया कि जिस अमाउंट पर फर्म अपनी बैलेंस शीट में इस वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू को इंटर करेगा, यानी अगर बिल्डिंग को फर्म ने अपनी एंट्री पास किया, अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग को दिखाया 15 लाख रुपए, ठीक है ना, अपने बैलेंस शीट शो कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि 15 लाख रुपए ही उसके लिए क्या है, तरीके से सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, और 15 लाख रुपए उसकी सेल प्राइस मान ली जाएगी, उस पार्टनर के हैंड में कंसिडरेशन मान ली जाएगी। अब मान लो पार्टनर और बिल्डिंग अगर 10 लाख में परचेस किया था, लेकिन फर्म को ट्रांसफर किया है, उसकी उस समय वैल्यू 15 लाख रुपए इंटर की एंट्री पास की गई है, फर्म की बैलेंस शीट में 15 लाख रुपए शो किया जा रहा है उसको एंट्री पास करके, तो अब 15 लाख सेल माना जाएगा और डिफरेंस 5 लाख रुपए का उसकी इनकम मान ली जाएगी, डीम करके उसकी 5 लाख पे कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। अब डिपेंड करता है चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, बट कैपिटल गेन तो टैक्सेबिलिटी हो जाएगी ऊपर। फिर रिपीट कर रहे हैं, जिस वैल्यू पर फर्म अपनी बैलेंस शीट में ये एसेट शो करेगा, एंट्री पास करेगा, वही वैल्यू उस पार्टनर के हैंड में सेल प्राइस मानी जाएगी। शुद्ध भाषा में बोला जाए हिंदी में तो बात समझ में आया कि समझ में आया, बोलो। इसको बोलते हैं 45(3). यस सर। अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे तो इसी का उल्टा भी आएगा, उसमें बोलेगा कि मान लो जब कभी फर्म बंद हो रही हो, डिसॉल्व हो रहा हो, वाइंडिंग अप हो रहा हो, तो फर्म अपनी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी किसी पार्टनर के हैंड में ना, तो जिस वैल्यू पर ट्रांसफर करेगी वही वैल्यू फर्म के लिए क्या हो जाएगी, सेल प्राइस मानते हुए फर्म के हैंड में टैक्सेबिलिटी बनेगी। ठीक, इसका उल्टा वाइस वर्सा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 45(3) पढ़ रहे हैं, इसमें बताया गया आपको इसमें क्या होगा कि जिस वैल्यू पर फर्म अपने बैलेंस शीट में एंट्री करेगा वही वैल्यू उस पार्टनर के हैंड में सेल प्राइस मानी जाएगी, उसी के साथ उसका टैक्सेबिलिटी की जाएगी। क्लियर हो गया? आओ इसका एग्जांपल देखते हैं, तो कवर करते कुछ करते हैं। इसी का बात समझ में आ रही है आपको? आप हैं नहीं है इसी का जी, बोलिए। हाँ सर हूँ। देखिए तो बात समझ में आ रही है आपको, क्या समझा रहे हैं? कैपिटल गेन का चैप्टर जो है हमने कहा, बार बार हमने कहा है, कैपिटल में
देखो थ्योरी बहुत ज्यादा है, अरे थ्योरी नहीं बल्कि पहले पूरा प्रोविजन बहुत ज्यादा है, और प्रोविजन को ही बहुत विशेष तौर पर फोकस करना है। न्यूमेरिकल लगाने बहुत शॉर्ट है, लंबे लंबे क्वेश्चन यहाँ नहीं है, लंबे वर्किंग करनी हो, लंबा कैलकुलेशन करना हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सारा कैलकुलेशन जो वर्किंग है सब डिपेंड करता है प्रोविजन के ऊपर, हम हर बार क्लास में बोलते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा लेंथी टाइप का हो जाता है, लगता है बहुत थ्योरी पर पढ़ना पड़ रहा है। नॉट थ्योरी, दैट्स ऑल ऑफ द प्रोविजंस। ये सारे प्रोविजन आप कवर करते हैं, तभी देखते हो ना क्वेश्चन बड़ा रहता है और उसका सोल्यूशन एक लाइन का रहता है, तुरंत सोल्यूशन हो जाता है। अगर प्रोविजन पता है बस अप्लाई कर दिया, नहीं पता है कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्किंग तो नहीं ना है कि हाँ एंट्री पास करें, कैलकुलेशन करें, प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रोविजन पता होना चाहिए बस, और कुछ सब आराम से काम हो जाएगा। इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा बढ़ जाता है। तो घबराइएगा नहीं, आप बार बार कहते हैं चैप्टर घबराइएगा नहीं, प्रोविजन समझिएगा। ये इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है, अगर आएगा आप बहुत फायदे में हो जाएंगे। प्रोविजन पता रहेगा आपको, बहुत कम समय में, मतलब टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, इसका सोल्यूशन जो है बहुत छोटा होता है, बस आपको पता है कल से आपको प्लस माइनस की आंसर आ गया, आगे बढ़िए 10 नंबर आपका हो गया। ये बहुत कम समय में अधिक नंबर देता है चैप्टर। और चैप्टर वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती है, यहाँ वर्किंग कम करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है। क्या क्वेश्चन कहा आपसे भाई? वो क्वेश्चन कह रहा है सर आपसे, क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? इशिका जी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन? पढ़िए जरा तो, इशिका जी पढ़िए। हाँ सर, ये इलस्ट्रेशन 13। हाँ अच्छा। X, Y, and Z form a partnership firm in 2020 to 2021 to carry on a business. X contribute a building as his capital. He purchased this building in May 2004 for rupees 2 lakh. The fair market value of the building on the date of contribution was rupees 20 lakh. However, the firm credited his capital account by rupees 19 lakh. Compute the amount of capital gains. The cost inflation index for relevant years is 2004 to 2005, 113, 2020 to ठीक है, 2021, 301. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा कि XYZ 3 पार्टनर फर्म में कहा 2021 में, और कैरी बिजनेस करते हैं। एक्स कंट्रीब्यूट किया है बिल्डिंग एज इज कैपिटल, एक्स जो पार्टनर था वो बिल्डिंग दे दिया एज ए कैपिटल तौर पर। ही परचेज दिस बिल्डिंग इन May 2004